नमस्कार। सरकार आपके द्वार के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं रोहित सिंह। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम जिसका नाम है सरकार आपके द्वार के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रदेश में तमाम विकास की योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश करते हैं। हम इस कार्यक्रम को लेकर तमाम जनपदों में जा रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार जो भी योजनाएं चला रही है उनका जो जिले के अधिकारी है किस तरह से क्रियान्वित करा रहे हैं और जमीनी हकीकत क्या है, जनता को कितना लाभ मिल रहा है। तो इस कार्यक्रम को लेकर आज हम मौजूद हैं जनपद श्रावस्ती में और आइए अब आपको रूबरू कराते हैं जनपद श्रावस्ती के उन तमाम अधिकारियों से जिनके कुशल नेतृत्व में तमाम विकास की जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है। मंच पर हमारे बीच में बैठे हैं जिलाधिकारी श्री आर विक्रम सिंह जी। जिलाधिकारी महोदय के दाहिनी तरफ बैठे हैं जिले के मुख्य विकास अधिकारी श्री NP सिंह जी और जिलाधिकारी महोदय के बाएं तरफ बैठे हैं जिले के एडिशनल SP श्री विजय पाल सिंह जी। तमाम अधिकारियों से रूबरू कराने के बाद अब हम बात करते हैं तमाम विकास की योजनाओं के बारे में। सबसे पहले चलेंगे हम जिलाधिकारी महोदय की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जनपद में प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम विकास की योजनाएं चल रही हैं वो किस तरीके से संचालित हो रही हैं और खास खास क्या योजनाएं हैं, कुछ अलग भी यदि योजनाएं हैं तो कृपया उसको विस्तार से बताएं। अभी आप श्रावस्ती में आए होंगे बहराइच से होते हुए। आपने देखा होगा कि बहराइच से श्रावस्ती का रास्ता आधे घंटे में आपने तय किया होगा। अगर आप पहले आज के 4 साल 5 साल पहले श्रावस्ती आए होते बहराइच से तो आपको कम से कम 2 घंटे का समय लगता। आधे घंटे में बहराइच से श्रावस्ती पहुंचना ये हमारी प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो 4 लेन बनी है ये अपने आप ही एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरीके से राज्य सरकार ने, हमारी प्रदेश सरकार ने श्रावस्ती के विकास का बीड़ा उठाया है। श्रावस्ती जैसे पिछड़े हुए जनपद में उन्होंने बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए एक घोषणा की कि एक बाढ़ खंड कार्यालय यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। एक हरदत्त नगर ग्रंट के नाम से एक नए थाने की घोषणा की। यहाँ पर सीमा पर एक पीर वतनी शरीफ एक दरगाह है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुस्लिम धार्मिक स्थल है। वहाँ पर एक बहुत पुराने 50 वर्ष से चले आ रहे विवाद का समाधान किया था जिला प्रशासन ने। वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2.5 करोड़ रुपए की सड़कों की स्वीकृति दी, जिससे कि वो विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इसके अलावा श्रावस्ती जनपद के पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए उन्होंने श्रावस्ती, बुद्ध श्रावस्ती, उसको विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण बनाने की घोषणा की। इसके अलावा इस 4 लेनिंग की जो व्यवस्था हुई है इसी को आगे लेके चलते हुए भिनगा से इकौना तक जो सड़क करीब 22 किलोमीटर की है, इसको उन्होंने 4 लेन बनाने के लिए, एक चौड़ी सड़क बनाने के लिए भी घोषणा की। इसी प्रकार से लक्ष्मणपुर बाजार को एक ब्लॉक का दर्जा दिए जाने की घोषणा की। इसके अलावा अन्य भी बहुत सी सड़कें हैं जिनको मैं बताऊंगा तो बहुत सा समय लग जाएगा। ये 23 घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रावस्ती के पिछड़ेपन और इसके विकास की संभावनाओं को देखते हुए की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोगों की जनपद में रही और आपको आश्चर्य होगा इसमें लगभग प्रत्येक योजना में धन की स्वीकृतियां भी आ रही हैं और कार्य शीघ्र इसका प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा जो यहाँ पर विकास की योजनाएं चल रही हैं वे जनपद में अन्य जो विकास की योजनाएं संचालित हैं उसी प्रकार की ये योजनाएं हमारे यहाँ भी हैं। जो हमारे यहाँ समाजवादी पेंशन योजना है, आपको मालूम है कि हमारे जनपद की आबादी पॉपुलेशन 12 लाख है। 12 लाख की आबादी में 60,000 व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन की घोषणा की गई। 60,000 व्यक्ति समाजवादी पेंशन के पात्र मिले और इसमें से 53,000 के खाते में धनराशि ट्रांसफ़र हो गई। बाकी शीघ्र के लिए जल्दी ही धनराशि ट्रांसफ़र हो रही है। आबादी के अनुपात के लिहाज से देखा जाए शायद प्रदेश में ये रिकॉर्ड होगा कि इतनी बड़ी संख्या में इतने अच्छे अनुपात से इस पिछड़े हुए जनपद में समाजवादी पेंशन स्वीकृत की गई। यहाँ पर लोहिया आवास योजना, इसके तहत 3274 आवास हमारे पिछले वर्षों में बन करके तैयार हो चुके हैं और लोग इसमें निवास कर रहे हैं। पिछले वर्षों में 3-4 वर्षों की उपलब्धि हमारी है जब से कि ये सरकार बनी है।
और इसके बाद इस वर्ष 688 आवास हमारे बन रहे हैं, उनकी पहली किस्तें जारी कर दी गई। तो इस प्रकार जो मुख्य जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं हमारी सरकार की, इसमें श्रावस्ती जनपद की उपलब्धि बहुत अच्छी चल रही है। इसमें हम लोगों ने लाभार्थियों के चयन में पूरी पारदर्शिता का ध्यान रखा कि ये समाज के उस वर्ग को लाभ मिले जिनको इस आवास की सबसे अधिक आवश्यकता है, जिनको पेंशन की सबसे अधिक आवश्यकता है। आपको आश्चर्य होगा जानकर कि कई ऐसे गांव हैं जो चयनित किए गए इस योजना में, जहां पर कभी सीडीओ साहब हमारे बता रहे थे कि लोगों ने ईंट का मकान नहीं देखा था। इस प्रकार के हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्र हैं, धुर ग्रामीण क्षेत्र हैं, अत्यंत इंटीरियर में, जहाँ पर ईंट के मकान लोगों ने नहीं देखे थे, ईंट का उपयोग कैसे किया जाता है। अब वो सब बड़े कंफ्यूज हो रहे हैं कि आखिर 3 लाख रुपए की धनराशि में आवास वो कैसे बनाएंगे जो झोपड़ियों में रहते रहें। तो विकास की रोशनी हम लोगों ने उन गांवों तक पहुंचाई है जो अब तक विकास के दौर से अछूते रहे। ये 2 हमारी मेजर उपलब्धियां इसमें रही। कामधेनु डेयरी योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि ये जनपद पिछड़ा हुआ है, इसलिए कामधेनु की श्रेणी से हम लोग बाहर हैं। इसके लिए हम लोगों ने मिनी कामधेनु और माइक्रो कामधेनु इन योजनाओं पर कार्य किया है, और मिनी और माइक्रो योजनाओं में, जिसमें कि 50 गाय भैंस पालने की योजना है और ये 52 लाख की धनराशि की योजना है। ये इसमें 2 लाभार्थी केशव सिंह परेपुर के और पुनीत खोसला, इनको लाभान्वित किया गया। जो माइक्रो कामधेनु डेयरी योजना है, इसमें करीब 16 की संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं बैंकों में। इसे शीघ्र ही प्रोसेस किया जा रहा है। कृषक दुर्घटना योजना, ये हमारे यहाँ की सफल योजनाओं में से है। विकास की जो तमाम योजनाएं यहाँ पे चल रही हैं उसके बारे में काफी विस्तार से जिलाधिकारी महोदय ने बताया। अब हम बात करेंगे मुख्य विकास अधिकारी महोदय से और जानने की कोशिश करेंगे तमाम योजनाओं के बारे में। डीएम साहब ने तो काफी विस्तार से बताया। आप चूंकि जो तमाम योजनाएं हैं विकास की, वो सीधे सीधे देखते हैं, क्या कुछ लगता है क्या क्या चुनौतियां हैं आपके समक्ष, और कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनको यदि पूरी तरह से क्रियान्वित कर दिया जाए तो विकास का जो एक रफ्तार है कहा जाए तो श्रावस्ती जनपद में वो काफी तेज हो जाएगी और मील के पत्थर के रूप में भी वो योजना इस जनपद की देखी जाएगी। जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं राज्य सरकार की, जिसमें समाजवादी पेंशन और लोहिया ग्रामीण आवास योजना है, ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिसमें हम लोग कुछ कठिनाइयां महसूस करते हैं, खास तौर से लाभार्थियों के चयन में। लोहिया ग्रामीण आवास योजना में चूँकि इतनी लोकप्रिय योजना है कि इसके हर व्यक्ति चाहता है कि हमको एक आवास मिल जाए। इसके लिए हम लोग काफ़ी सावधानी बरतते हैं कि एक तरह से एकदम छन करके ये आए कि सबसे ज़्यादा पात्र व्यक्ति को ही आवास मिल सके। पहले हम लोग गांव सभाओं की बैठक कराते हैं जिसमें कि ग्राम स्तर के अधिकारी रहते हैं, सभी विभागों के ग्राम स्तर के अधिकारी रहेंगे उस अवसर रूप से, और उसमें लाभार्थियों का चयन जब होके आ जाता है तो फिर त्रिसदस्यीय समिति द्वारा भी चयन की पुष्टि करते हैं। लोहिया ग्रामीण आवास योजना चूँकि ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो बीपीएल परिवार में न हो और अस्थायी पात्रता सूची में उनका नाम न हो, तथा जो जिनकी आय जो वार्षिक आय है वो 36,000 रुपये तक की हो और वो आवास विहीन हो। तो ये हम लोगों के पास एक चुनौती रहती है कि भाई ऐसे व्यक्ति का चयन करें कि कोई गांव में कुछ लोग अपनी झोपड़ी वगैरह दिखा करके और छद्म रूप से आवास प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जनपद में हम लोगों ने ऐसा प्रयास किया है कि ऐसे लाभार्थियों का चयन न हो जो अपात्र हों, और अगर कोई ऐसा हो भी जाता है कदाचित, तो पिछले वर्षों में हम लोगों ने कुछ ऐसे लोगों को चिन्हित किए जो 1-2 लाभार्थी अपात्र पाए गए, उनसे हम लोगों ने उस धनराशि को वापस कराया था। इसमें एक तरह का दबाव भी रहता है कि कुछ लोग चाहते हैं कि भाई हमारे व्यक्ति का हो जाए, हमारे आदमी का हो जाए, आवास बन जाए, मिल जाए। तो प्रयास हम लोगों का सम्मिलित रूप से रहता है कि किसी भी तरह से अपात्र व्यक्ति का चयन न हो, क्योंकि हम लोगों को पात्र व्यक्ति को ही धनराशि उपलब्ध कराना है, उनके आवास बनाना है। दूसरी जो समाजवादी पेंशन योजना है,
इसके ऐसी योजना है, विशेष योजना इस तरह की है कि इसमें जो परिवार समाजवादी पेंशन पा रहा है उसको 500 रुपया प्रति महीने मिल रहा है। इसके अतिरिक्त अगर वो उसका बच्चा 6 से 14 साल की उम्र में है, प्राइमरी स्कूल में जा रहा है, तो उसकी अगर उपस्थिति 75% होती है और ऐसे परिवार जिनके बच्चे की टीकाकरण की एज में है, 0 से लेकर 2 वर्ष के हैं, उनको सभी के टीकाकरण हो जाता है। और ऐसे परिवार जिनका कि 15 से ऊपर है, उनको साक्षरता मिशन से जोड़ने के लिए भी योजना उसमें है। अगर सभी आच्छादित हो जाते हैं, टीकाकरण करा लेते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं और साक्षरता मिशन से जुड़ जाएंगे, तो वर्ष 16-17 से उनको 50 रुपये एक तरह से इंक्रीमेंट 3 वर्ष तक मिलेगा और इस तरह उनका 750 रुपये उनका पेंशन हो जाएगा। और जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, अगर इससे वंचित हो जाते हैं, इसमें सहयोग नहीं देते हैं, तो उनका पेंशन रोक भी सकता है। और अब बात करेंगे एडिशनल एसपी महोदय से। जैसा कि अभी जिलाधिकारी महोदय ने और सीडीओ साहब ने बताया तमाम विकास की योजनाओं के बारे में, तो जो विकास की जो योजनाएं होती है उसमें सबसे बड़ा जो सहयोग होता है वो कानून व्यवस्था का होता है, यानी पुलिसिंग सिस्टम का। क्योंकि जब तक समाज में जो भय का माहौल हो पूरी तरह से समाप्त न हो जाए, विकास की योजनाओं का लाभ जनता को नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से जो पुलिस विभाग होता है उनके ऊपर काफ़ी चैलेंजेस होता है। तो किस तरह से आप अपने जनपद में इस जो चैलेंज है इससे निपट रहे हैं और क्या है आपकी पुलिसिंग सिस्टम? अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था ये शासन की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके लिए शासन द्वारा पुलिस विभाग को काफ़ी संसाधन और आधुनिक उपकरण मुहैया कराए गए हैं। जनपद के सभी थानों को अतिरिक्त पुलिस गाड़ियां उपलब्ध कराई गई हैं और ताकि उनका सहयोग अपराध नियंत्रण में और गश्त में किया जा सके और उनका उपयोग पुलिस के कार्यवाहियों में, पुलिस की प्रभावी गश्त में और अपराध नियंत्रण में बखूबी किया जा रहा है। थाना स्तर पर, जनपद स्तर पर, मुख्यालय स्तर पर और गांव-गांव में संभ्रांत नागरिकों के साथ गोष्ठियां आयोजित की जा रही हैं और उनमें जो उनकी समस्याएं हैं उनसे सीधा संवाद करके, उससे अवगत होकर के और उसका निराकरण करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। 100 नंबर को, नियंत्रण कक्ष के 100 नंबर को, उसका काफ़ी जो है विस्तार किया गया है ताकि जो किसी भी घटना और किसी भी समस्या की जो सूचना है वो कंट्रोल रूम को प्राप्त हो सके और जनता की कोई भी शिकायत हो वो अतिशीघ्र कंट्रोल रूम में प्राप्त हो और उस पर जो है तत्परता से कार्यवाही की जा सके। महिलाओं और बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित अपराधों के नियंत्रण के लिए 1090 वुमेन पावर लाइन उसकी स्थापना की गई है। मुख्यालय उसका लखनऊ में है, लेकिन उसका कनेक्टिविटी हर जनपद में है, उस नियंत्रण कक्ष से है। और वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे और बात करेंगे जो विकास की योजनाएं के बारे में बात हो रही है, उनके जो विभागीय अधिकारी यहाँ बैठे हैं, हम उनके पास आएंगे और बात करेंगे कि उनकी जो योजनाएं उनके विभाग की कैसे चल रही है। उसके बाद हम जनता जनार्दन भी यहाँ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो दावे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे हैं उनकी जमीनी हकीकत क्या है। तो देखते रहिए सरकार आपके द्वार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब हम बात करते हैं तमाम विकास योजनाओं के बारे में। जो विभागीय अधिकारी मौजूद हैं उनसे सबसे पहले चलेंगे हम समाज कल्याण विभाग की तरफ और समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी मौजूद हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रदेश सरकार की जो योजनाएं समाज कल्याण विभाग के माध्यम से चलाई जा रही है उनमें क्या क्या है और कौन सी महत्वाकांक्षी योजना है, जनता को किस तरीके से और कितना लाभ मिल रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ समाजवादी पेंशन योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बताया, यह सिर्फ एक पेंशन योजना नहीं है, यह देश की अग्रणी कंडीशनल कैश ट्रांसफ़र योजना है। चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं से इनके लाभार्थियों को जोड़ा गया है
जो लाभार्थी संस्थागत प्रसव से जुड़ेंगे, अनिवार्य टीकाकरण कराएंगे, परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करेंगे, जो निरक्षर हैं 15 वर्ष के ऊपर वो साक्षरता मिशन से जुड़ेंगे, जिनके बच्चों की उपस्थिति 70% से अधिक रहेगी, ऐसे सभी लोगों को प्रोत्साहन के तौर पर 50 रुपये प्रति माह की उनको पेंशन धनराशि बढ़ाई जाएगी। तो ये एक विभिन्न योजनाओं को कन्वर्ज करने की स्कीम हमारे जनपद में चलाई जा रही है और इसका विभिन्न मॉड्यूल्स पर निरंतर अनुश्रवण भी किया जा रहा है। छात्रों और अध्यापकों की उपस्थिति का भी अनुश्रवण इसमें किया जा रहा है और सब काम ऑनलाइन किया जा रहा है। 1 अप्रैल से जो वृद्धावस्था पेंशन योजना है उसको भी ऑनलाइन आवेदन करने की योजना कर दी गई है। आप हमारी वेबसाइट www.swd.up.nic.in पर जाकर आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, उसकी रसीद आपको मिलेगी। अभी हम बात कर रहे थे समाज कल्याण अधिकारी महोदय से, उन्होंने बताया तमाम जो योजना है, खासकर समाजवादी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार की जो सबसे महत्वाकांक्षी योजना है उसके बारे में बताया। जिलाधिकारी महोदय ने भी बताया था कि 53,000 ऐसे लोग हैं जिनके खाते में इस योजना का लाभ जा चुका है। तमाम जनता जनार्दन भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वास्तविकता क्या है। वो तो तभी पता चलेगा कि जो जिलाधिकारी महोदय और समाज कल्याण अधिकारी महोदय ने जो दावे किए हैं उसके बारे में हम जनता से पूछते हैं। जी आप बताएं, समाजवादी पेंशन योजना का क्या आपको लाभ मिल रहा है और मिल रहा है तो किस तरह से? जी 3 महीना में 1500। क्या करती हैं उस पैसे का? बच्चे लोग का खिलाते हैं, पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं। 3 महीने से 1500 रुपया मिलत है, कपड़ा लत्ता खर्चा पानी लड़कन का अपन। समाजवादी पेंशन योजना के बाद अब हम बात करते हैं कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में। श्रावस्ती जनपद में जो प्रदेश सरकार की जो कृषि विभाग की योजनाएं हैं उनका क्या हाल है, किस तरह से चल रही हैं, बात करते हैं। कृषि विभाग के अधिकारी भी मौजूद है। जी आप बताएं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो कृषि विभाग के लिए योजनाएं दी गई हैं आपके जनपद में क्या क्या योजनाएं हैं और कितने किसानों को किस तरीके से लाभ मिल रहा है? कृषि विभाग के द्वारा यहाँ पर बहुत सारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें मुख्य रूप से किसानों के खेत पर सस्ते सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सोलर फोटोवोल्टाइक पंप की स्थापना की योजना चलाई जा रही है। इस साल हमको 32 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था। इसमें विभिन्न क्षमता के 2 हॉर्स पावर के, 3 हॉर्स पावर के और 5 हॉर्स पावर के सोलर पंप स्थापित किए जाने थे, जिसमें हम लोगों ने 100% लक्ष्य की पूर्ति कर ली है और बिना किसी बिजली के, बिना डीजल के, सोलर लाइट के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ये पंप संचालित होते हैं और सभी विकासखंडों में विभिन्न लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया है। ये योजना काफ़ी सफल है और इससे एक पंप से कम 5 एकड़ तक की सिंचाई किसान आसानी से कर लेते हैं। इसके अलावा प्रदेश सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है किसान पारदर्शी सेवा योजना, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की स्कीम है और जो भी हमारे विभाग के द्वारा सरकार की तरफ से प्रमाणित बीजों पर, संकर बीज पर अनुदान दिए हैं, उसको सीधे अनुदान को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाता है और इसका 21,000 से ज़्यादा लाभार्थियों का पंजीकरण कराते हुए 7,107 लाभार्थियों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ देते हुए 1,21,45,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में किसानों के खाते में हस्तांतरित की गई है। सरकार ने जिन योजनाओं के बारे में वादे किए थे उन योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में यहाँ के जो अधिकारी हैं वो दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता जनार्दन क्या कहती है हम बात करते हैं यहाँ के कुछ किसानों से। जी आप बताएं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं में वैसे तो किसानों के लिए बहुत योजनाएं संचालित की गई हैं, परंतु एक मुख्य योजना जो सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना के तहत जो है सोलर का जो है योजना संचालित किया गया, जिसमें मैं लाभार्थी हूँ। विकासखंड सिरसिया के पूरे दारी ग्राम में हमारा ये सोलर प्लांट संचालित है। जब से प्लांट संचालित हुआ आज तक लाखों रुपए का जो है डीजल का बचत हो चुका, जो सरकार के द्वारा इस योजनाओं के तहत लाभ मिल चुका है।
यदि सरकार इस योजना को और विस्तार करती रहेगी तो आने वाले समय में तमाम किसानों को इसका लाभ मिलता रहेगा। धन्यवाद। 3 साल पहले एक सोलर पंप लगवाया है, वो 75% अनुदान मिला था। वो लगभग 2 एकड़ सिंचाई बढ़िया हो जाती है, गर्मी में 3 एकड़ तक सिंचाई हो जाती है। और आइए अब बात करते हैं सरकार की कुछ उन योजनाओं के बारे में जो छात्र छात्राओं के लिए है, उनके जीवन स्तर, उनकी पढ़ाई लिखाई की जो शैली है उसको बदल रहे हैं। हम बात करते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय से और जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो खासकर लैपटॉप की योजना है, कन्या विद्याधन की योजना है, आपके जनपद में क्या स्थिति है, कितने लोगों को अब तक लाभ मिला है? जनपद श्रावस्ती में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो टारगेट दिया गया था, उन्हीं के कर कमलों द्वारा 22 दिसंबर को 222 मेधावी कन्याओं को कन्या विद्याधन वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य यह है कि अगर वो आगे इस योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये एक मुश्त धनराशि उनके खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये उद्देश्य है कि कुछ कन्याएं गरीब हैं लेकिन मेधावी हैं, अगर आगे पढ़ना चाहती हैं तो ये धनराशि उनकी आगे की पढ़ाई में मदद साबित होगी। इसी क्रम में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चों को टेक्नोलॉजी के युग में जनपद में 453 लैपटॉप का वितरण किया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि आज के ज़माने में साइंस टेक्नोलॉजी का युग है, बहुत से गरीब विद्यार्थी हैं जो लैपटॉप नहीं खरीद सकते हैं, तो उसके माध्यम से वो साइंस की प्रोजेक्ट का निर्माण इंटरनेट के द्वारा नवीन जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिससे वो दिन प्रतिदिन के ज्ञान से अपने आप को अपडेट कर सकें। और इसी क्रम में हमारे जनपद श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 23 इस पिछड़े जनपद में 23 राजकीय हाई स्कूल का भी निर्माण कराया जा रहा है। 2 राजकीय बालिका छात्रावास का भी निर्माण कराया जा रहा है, जो कि जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा है। धन्यवाद। जनता जनार्दन के बीच में तमाम छात्र छात्राएं भी मौजूद हैं। हम बात करते हैं लैपटॉप योजना के बारे में। निश्चित रूप से लैपटॉप के बारे में बात करें तो एक प्रकार से कहा जाए तो काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, न सिर्फ सरकार के लिए बल्कि उन छात्रों के लिए भी जिनके लिए एक काफ़ी सपनों सरीखा ये योजना है। यहाँ पे कुछ छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप बताएं, एक समय वो था जब आपके पास मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, आज आपके हाथों में लैपटॉप है और अभी हमारे कुछ पूछने से पहले ही आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिख रही है। आप खुद अपनी अभिव्यक्ति को है प्रकट करेंगे, कैसा लग रहा है लैपटॉप मिलने के बाद? 26 अगस्त 2014 को मुझे लैपटॉप से सम्मानित किया गया। लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जिससे हम स्टूडेंट्स के सभी हमारे पेरेंट्स भी डरते हैं कि कहीं मोबाइल देने से हम बिगड़ ना जाए, और लैपटॉप एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ना सिर्फ खुद को कंप्लीट करते हैं, अपने एजुकेशन में भी हमें उससे हेल्प होती है। मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमें लैपटॉप से सम्मानित किया। लैपटॉप एक मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी फील्ड होगी जो इंटरनेट से अछूती होगी। लैपटॉप सिर्फ स्टूडेंट के लिए नहीं, हर इंसान के लिए ज़रूरी है। हमें लैपटॉप से बहुत ढेर सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि अभी हमें यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई करना है तो उसके लिए हम अपने आप भर सकते हैं, हमें किसी भी साइबर जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी हम ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जिससे लैपटॉप से सुविधाएं मिलती हैं। हम बुक्स भी पढ़ सकते हैं और नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, और काफ़ी चीज़ें हैं जिनसे बैंकिंग की तैयारी भी कर सकते हैं। हम किसी भी चीज़ की तैयारियाँ आसानी से कर सकते हैं। जिनके जैसे हमारे पास बुक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो हम उसे अपलोड करके पढ़ सकते हैं। लैपटॉप योजना के बाद अब बात करते हैं कन्या विद्याधन योजना के बारे में, यानी ऐसी योजना जो कल तक उन छात्राओं के लिए एक काफ़ी मुसीबत होता था जो सोचती थी कि अब इंटर के बाद आगे की पढ़ाई कैसे करें, लेकिन उस समस्या अब दूर हो चली है। इंटर पास करते ही प्रदेश सरकार उनको सहयोग करती है यदि वो अपनी पढ़ाई आगे रखना चाहती हैं। तो तमाम यहाँ पे छात्राएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि ये 30,000 जो रुपये हैं आपके खाते में आते हैं उनका क्या महत्व है? कन्या विद्याधन 30,000 मिलने से हम अपने आगे की एजुकेशन में उससे मुझे हेल्प मिल रही है। 2016 में हमको 30,000 रुपये मिले हैं सीएम सर के द्वारा। इससे हम अपनी आगे की शिक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और अगर पापा चाहें भी ना कि अगर हम आगे एडमिशन नहीं करवा सकते, पापा को कोई दिक्कत है, हमारे पापा एक कृषक हैं, और अगर वो चाहें कि हम एडमिशन नहीं करवा पाएंगे तो हम अपनी पढ़ाई आगे के लिए पूरी कर सकते हैं। और इसी के साथ सरकार आपके द्वार में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आज का दिन आपके लिए खास है, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार आज आपके द्वार है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। हम तमाम विकास की योजनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने बात किया था पठन पाठन के बारे में, लेकिन पठन पाठन के साथ साथ प्रदेश सरकार रोजगार के भी क्षेत्र में युवाओं का साथ दे रही है, सहयोग दे रही है। हम बात करेंगे अब कौशल विकास मिशन योजना के तहत इस जनपद में किस तरीके से कितने लोगों को प्रशिक्षित किया गया है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया है, इसके बारे में यहाँ के विभागीय अधिकारी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, जानने चाहेंगे कि आपके जिले की क्या स्थिति है। जी आप बताएं। ये एक बहुत ही अच्छी जो सरकार की योजना है बेरोजगारी दूर करने के लिए, कौशल विकास मिशन, तो उसके संबंध में हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारी जनपद श्रावस्ती का जो लक्ष्य था वो 993 बच्चे का था, जबकि हम लोगों ने अब तक यहाँ पे 993 के सापेक्ष 1381 बच्चों को प्रशिक्षण दिया है, जिसमें 403 बच्चों का प्रशिक्षण पूर्ण भी हो गया है। और इस तरह से हम लोगों ने 128% लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त किया है। एक ये बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ इसी का जो एक शहरी क्षेत्र है, वहाँ के लिए जो शहरी आजीविका मिशन चलता है, वहाँ पे भी हम लोगों ने 200 बच्चों के लक्ष्य के सापेक्ष 219 बच्चों को प्रशिक्षित कर दिया है और एक तरह से हम लोगों ने 110% लक्ष्य के सापेक्ष पूर्ति की है। मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। जो आपका लक्ष्य है उसके सापेक्ष कहीं आप ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है? जी हाँ। तो मेरे तो दोनों हाथ फंसे हैं, मैं तालियां नहीं बजा सकता, लेकिन आप लोगों से कहूंगा कि एक बार इनके लिए तालियां जरूर बजाएं। और इसके बाद अब हम बात करेंगे, आपने तो लक्ष्य के सापेक्ष काफी कुछ किया है, लेकिन लक्ष्य का लाभ जनता जनार्दन को कितना मिला, हम बात करेंगे। तमाम यहाँ पे युवा लोग मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे कि किस तरह से आपने प्रशिक्षण पाया और अब क्या कर रहे हैं, कितने की नौकरी कर रहे हैं, किस सेक्टर में कर रहे हैं। जी आप बताएं। मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन मैं चाहती थी कुछ और करने के लिए, लेकिन तभी मुझे पता चला कि कौशल विकास मिशन एक प्रशिक्षण सेंटर खुला हुआ है। मैंने वहाँ पे पता किया कि आखिर में ये शिक्षण क्या है, प्रशिक्षण क्या है, आखिर में यहाँ पे क्या होता है। तो मैं वहाँ पे जाकर पता की कि ये क्या है, आखिर में यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड चलते हैं। मैं जब वहाँ पर जाकर पता की तो वहाँ पे पता चला कि बीपीओ, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ये 3 सारे ट्रेड हैं जिसके द्वारा हम कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर सकते हैं और इसके द्वारा हम प्रशिक्षण कर सकते हैं। उसी में मैंने उसी के माध्यम से ये बीपीओ की ट्रेनिंग शुरू की और प्रशिक्षण कर लिया। इसमें यह है कि जब ट्रेनिंग कर लेंगे, नौकरी मिल गई? नो सर, जब ट्रेनिंग कर लेंगे इसके बाद में इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम करने के बाद में जब क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद में जॉब के लिए आएगा। मैंने सन 2006 में किसान डिग्री कॉलेज से ग्रेजुएशन फाइनल किया है। मैं एमए की पढ़ाई कर रहा हूं। इस वक्त कौशल विकास योजना से मैं निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका हूं। मेरी एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में। जो मेरा प्रशिक्षण था वो पूरा हो चुका है और एग्ज़ाम अब होने वाला है। एग्ज़ाम के बाद मैं आशा करता हूं कि भविष्य में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा जल्दी से जल्द। मैं कौशल विकास मिशन उत्तर प्रदेश सेंटम लर्निंग लिमिटेड के तहत आई हूँ। सेंटम लर्निंग यानी कि इसका प्रोग्राम रूरल एरिया में चलाई जाती हैं। इसका प्रोग्राम 23 देशों से अधिक देशों में काम चलाया जा रहा है, जो स्किल डेवलपमेंट का कार्य करती हैं। स्किल डेवलपमेंट यानी कि हुनर को निखारना। हमारा जो कौशल विकास मिशन है, यहाँ पे मेरा फर्स्ट राउंड में प्लेसमेंट करवाया गया था और सेकेंड चांस भी है। मुझे आशा है कि हो जाएगी। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की जो 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसमें से ये प्रमुख कारक है। आवास की बात करें हम तो प्रदेश सरकार आवास देने का कार्य भी अपने प्रदेश के जो तमाम जनता है उनको देने का कार्य कर रही है। हम आज मौजूद है श्रावस्ती जनपद में। श्रावस्ती जनपद में लोहिया आवास योजना का क्या हाल है, कितने लोगों को अब तक इसका लाभ मिल चुका है और क्या स्थिति है, आवास बन चुके हैं या अभी अंडर प्रोसेस है, इसके बारे में बात करेंगे इस योजना के परियोजना निदेशक महोदय से। जी आप बताएं, अभी क्या स्थिति है आपके जनपद में? लोहिया ग्रामीण आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 12-13 में प्रारंभ की गई है और ये पूरे देश में, न केवल प्रदेश में वरन पूरे देश में प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही गरीबों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवासीय योजना है। वर्ष 12-13 में इस योजना के लिए लाभार्थी को 1,30,000 रुपया अनुदान दिया जाता था, जिससे उसको 21.40 स्क्वायर मीटर में 2 कमरे और 1 रसोई का निर्माण करना होता था। आवास का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद एक सोलर लाइट लगाई जाती है, जिसमें एक पंखा और 3 LED लाइट जलती है और उसके साथ एक मोबाइल चार्जर भी होता है।
वर्ष 12-13 में इस जनपद में 644 आवासों का निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 13-14 में 700 आवासों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 14-15 में 1907 लोहिया ग्रामीण आवासों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 14-15 से आवास की लागत पहले 2,45,000 रुपये थी, जिसके अंतर्गत 28.40 वर्ग मीटर का आवास निर्माण कराया जाना था। लेकिन कुछ दिन पश्चात ही आवास का क्षेत्रफल बढ़ाकर 30 स्क्वायर मीटर और लागत 2,75,000 रुपये कर दी गई है। और इसी के साथ आवास निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने के पश्चात एक सोलर लाइट भी लगाई जाती है। वर्ष 15-16 में 688 आवास का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसमें सभी लाभार्थियों को प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त कर दी गई है और आवास निर्माणाधीन है। लोहिया आवास योजना के बारे में ये दावे थे, जमीनी हकीकत क्या है? चलते हैं एक बार फिर से जनता जनार्दन के पास। जी आप बताएं। झोपड़ी में पहले रहते थे जी, और हमें मकान मिल गया, बन गया है। जो बरामदा, किचन, 2 कोठरी, रंगा पोता हुआ है, वही रहते हैं हम। सब कंप्लीट हो गया? हाँ, रंग पोत गया। अब बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के बारे में। यहाँ पे जनपद के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी सीएमओ साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रदेश सरकार द्वारा जो तमाम स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं चलाई गई हैं, आपके जनपद में क्या स्थिति है, आम जनता को किस तरह से लाभ मिल रहा है? जनपद में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी गर्भवती स्त्रियां प्रसव के लिए आती हैं, उनको निःशुल्क अपने घर से आवागमन के लिए 102 नंबर की गाड़ी निःशुल्क चिकित्सालय में आने के लिए एवं प्रसव के उपरांत वापस जाने के लिए एक उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही साथ उनको 3 बेला निःशुल्क भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है। एवं यदि वो ग्रामीण क्षेत्र से होती हैं तो 1400 रुपये का भुगतान पब्लिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और यदि वो शहरी क्षेत्र से होती हैं तो उनको 1000 रुपया इस प्रकार भुगतान किया जाता है। इसके साथ ही साथ सभी गर्भवती स्त्रियों को निःशुल्क सभी प्रकार की जांचें एवं सभी प्रकार की आवश्यकता अनुसार दवाई आदि सभी उपलब्ध कराया जाता है। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के भिन्न जनपद में VHND के तहत सभी ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में प्रत्येक माह में एक बार कम से कम टीकाकरण एवं गर्भवती महिलाओं को जांच आदि की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। इसके सिवा जो मोतियाबिंद का ऑपरेशन है, सभी जिसके भी वृद्ध लोग जिनको भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने की जरूरत पड़ती है, हमारे जिला चिकित्सालय में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है और साथ ही साथ उसमें इंट्राऑकुलर लेंस भी निःशुल्क लगाया जाता है। इसके सिवा जनपद में सभी चिकित्सालयों में सभी प्रकार की जांचें, अल्ट्रासाउंड, ECG आदि, पैथोलॉजी आदि सभी जांचें निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है एवं सभी प्रकार की आवश्यक दवाएं भी सभी चिकित्सालयों में निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। अभी सीएमओ साहब बता रहे थे तमाम स्वास्थ्य विभाग की जो योजनाएं क्रियान्वित की गई, उनका इस जनपद में किस तरह से संचालन हो रहा है, जनता को किस तरह से लाभ हो रहा है। तमाम यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने बताया था कि एम्बुलेंस की जो है उसका लाभ मिलता है। जी आप बताएं, आपको किस तरह से लाभ मिला है स्वास्थ्य विभाग का? मुझे सरकारी अस्पताल में जाने से दर्द बुखार की APC दवाइयाँ, अनेक प्रकार की दवाइयाँ मिलती हैं। वहाँ से हमको मुफ्त में इलाज किया जाता है। इसके अलावा सर मुझसे कोई शुल्क वगैरह नहीं लिया जाता है। और आइए अब बात करते हैं कामधेनु योजना के बारे में। ये प्रदेश सरकार की ऐसी योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें प्रदेश सरकार किसी एक व्यक्ति को लाभ देती है, लेकिन देखा जाए तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 10 से 20 और कहीं कहीं 50 लोगों को भी रोजगार मिलता है। तो इस योजना की इस जनपद में क्या स्थिति है, यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कामधेनु योजना की आपके जनपद में क्या स्थिति है। हमारे यहाँ श्रावस्ती जिले में कामधेनु डेयरी योजना के 2 मिनी कामधेनु डेयरी योजना का स्थापना हो चुकी है, जिसमें से जो तकरीबन एक जो परेपुर यहाँ पे एक जगह पे विकासखंड गिलौला में, जिसमें तकरीबन 600 लीटर दूध प्रतिदिन जो है उत्पादन हो रही है। ये तो था दावे की हकीकत जानने चलते हैं एक बार फिर से जनता जनार्दन के बीच में। जी आप बताइए, कामधेनु योजना का आपको किस तरह से लाभ मिल रहा है, कितना लोगों को आपने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार दिया और खुद आपकी आय कितनी हो जा रही है? सर, मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना मिनी कामधेनु योजना का मैं संचालन करता हूँ। इस योजना से मुझे एक रोज़गार मिला, साथ में 10 लोगों को रोज़गार हमने और दिया। और सर इससे बहुत ही फ़ायदे हैं, लेकिन सर
योजना तो मुझे मिल गई, लेकिन उसका अभी जो मेरा मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है उसका रेट नहीं मिल पा रहा है। तो हम ये शासन से ये चाहेंगे कि उसके एक लिंकेज बनाया जाए, जिससे सप्लाई चेन भी बन जाए, जिससे हमारे दूध का सही रेट मिल सके। और इसी के साथ सरकार आपके द्वार में वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, आप कहीं जाइएगा मत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में। अब तक हम बात कर रहे थे तमाम विकास योजनाओं के बारे में जनता जनार्दन से और तमाम विकास के अधिकारियों से। एक बार फिर से चलते हैं मंच पे, जहां मौजूद हैं तमाम अधिकारी, खासकर जिलाधिकारी महोदय, सीडीओ साहब और एडिशनल एसपी साहब। तो हम जिलाधिकारी महोदय से जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बात किया काफ़ी देर हमने जनता जनार्दन से, काफ़ी फीडबैक आपको मिला। आपको क्या लगता है विकास को लेकर आपके जनपद में क्या चुनौती हैं, क्या और भी संभावनाएं हैं, क्या कुछ और भी योजना है आने वाले दिनों में जो श्रावस्ती जनपद को पूरे विकास की भीड़ में कहीं अलग पहचान दे सकती है? जैसा कि अभी यहाँ पर उपस्थित लाभार्थियों और अधिकारियों ने बताया, योजनाएं हैं और योजनाएं प्रभावी रूप से यहाँ पे संचालित की जा रही हैं, लेकिन इसके साथ जुड़ी हुई कुछ समस्याएं भी आती हैं जो व्यवस्थागत समस्याएं हैं। कई बार बैंकों से फाइनेंस में विलम्ब होने की स्थितियां बनती हैं। उसके लिए हम लोग टैकल कर रहे हैं कि बैंक शीघ्र फाइनेंस कर सकें। हमारे यहाँ जो अब चूँकि बैंक हमारे नियंत्रण में नहीं है उस तरीके से, चूँकि राज्य सरकार के अंग नहीं है, तो हमारे यहाँ बैंकों का जो डिपॉजिट और लोन का रेशियो है वो 40 और 60 का है। 40% ही लोन डिसबर्स करता है बैंक और 60% धनराशि कहीं बाहर एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये एक परेशानी है कि जो धन यहाँ से जमा होता है वो यहाँ के लोगों के लिए लोन में कन्वर्ट होना चाहिए, 100% होना चाहिए, खास करके श्रावस्ती से पिछड़े क्षेत्र में। इसके कारण लोनिंग की समस्याएं हमारे क्षेत्र में उत्पन्न होती हैं, वरना लाभार्थियों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है हमारे यहाँ, हमारे क्षेत्र में। अभी लिंकेजेस की बात की आपने, हमारी ये जो कामधेनु योजना के लाभार्थी हैं, ये परेशानी है। लेकिन अब परेशानी का सामना करने के लिए जो मैंने कई बार लोगों से समाधान भी प्रस्तुत किया कि जब हमारे पास लाभार्थियों की संख्या बढ़ेगी, कामधेनु के लाभार्थी और इस योजना को संचालित करने वाले, तो ऐसी स्थितियों में इन सब लोगों को एक कोऑपरेटिव की व्यवस्था करनी पड़ेगी कि आपस में मिल करके सामंजस्य करके कामधेनु के उत्पादक, अन्य भी पशुपालक, वो अपनी मार्केटिंग की, अपनी विक्रय की एक समिति बनाएं और उस समिति के माध्यम से उन्हें अच्छा रेट मिलेगा और रेट बार्गेन कर पाएंगे। बहराइच में उनको बेचना हो या लखनऊ बेचना हो या गोंडा बेचना हो, बलरामपुर बेचना हो, ये प्रोएक्टिव रोल आपको अदा करना पड़ेगा, खास करके पशुपालक समाज को इकट्ठा होकर के। और हम लोग इसमें सहयोग देंगे, बल्कि हमने कहा है कि कोऑपरेटिव समितियां मिल्क या फ्रूट्स के प्रोडक्शन की या जिस भी क्षेत्र में केले के प्रोडक्शन के बारे में ये कोऑपरेटिव समितियां हमारे यहाँ बनाई जाएं, जिससे कि अधिक से अधिक हम लोग सही रेट, सही दरों के लिए बार्गेन कर सकें। एक तो ये है। दूसरी समस्या, चुनौतियाँ जो हमारे क्षेत्र में हैं वो निरक्षरता की हैं, साक्षरता की बड़ी कमी है। इसके लिए जैसा हमारे सीडीओ साहब ने बताया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि साक्षरता बढ़े, और क्योंकि इसका सीधा असर विकास पर पड़ता है। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव्स हो, कोऑपरेटिव्स का विकास हो और साक्षरता बढ़े, तो हम लोग विकास की गाड़ी पे बड़ी तेज़ी से चल पाएंगे। जिलाधिकारी महोदय के बाद अब चलते हैं एक बार फिर से सीडीओ साहब के पास। तमाम योजनाओं के बारे में सीडीओ साहब चर्चा हुई, काफ़ी कुछ नए इनिशिएटिव हुए हैं आपके जनपद में, लेकिन एक बार हम जानना चाहेंगे और आपसे कि क्या कुछ और भी संभावनाएं हैं, क्या कुछ और भी चुनौतियां हैं। हम आपसे इसलिए भी जानना चाहेंगे क्योंकि काफ़ी चुनौतियों को स्वीकार किया है इस जनपद में, काफ़ी नए नए इनिशिएटिव भी होते रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में और क्या कुछ नया करने जा रहे हैं? ये जनपद, यहाँ पर ऐसे सीधे साधे सरल लोग हैं, ख़ास तौर से जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं, इसमें लाभार्थियों का कहीं कहीं पर उनको कुछ लोग ठग लेते हैं, शोषण हो जाता है। तो ऐसे जो भी प्रकरण हम लोगों के नॉलेज में आता है उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं, और अपनी जो टीम है, सत्यापन की टीम है, जिसे गुणवत्ता का परीक्षण कराते हैं, इसमें भी जो मामले आते हैं उनको ठीक करने का हम लोग प्रयास करते हैं। ख़ास तौर से जैसे लोहिया ग्रामीण आवास योजना में कहीं कहीं पर कुछ ऐसे तत्व हैं गांव में जो लाभार्थियों को बरगला करके उनका पैसा निकलवा लेते हैं। तो ऐसे मामले जितने भी पाए गए, 100% मामलों में हम लोगों ने पता करके कार्रवाई की है और उनको न्याय दिलाया है। दूसरा, ये जो हमारे यहाँ चैलेंजेस कई प्रकार के हैं। एक तो जागरूकता की कमी है,
जैसे हम लोगों ने अपने यहाँ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पहले यहाँ पर ये होता था कि लाभार्थी ग्राम सभाओं को पैसा दे दिया जाता था, प्रधान और सचिव के माध्यम से शौचालय बनते थे। इस बार जिलाधिकारी महोदय ने उस पैटर्न को बदल करके गाइडलाइन के अनुसार पैसा लाभार्थियों को सीधे उनके खाते में दिया गया है और 2 किस्तों में 6-6 हज़ार की किस्तों में दिया गया है और वो लाभार्थी स्वयं बड़े अच्छे शौचालय बना रहे हैं। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऐसे शौचालय ऐसे गांव में प्रत्येक ब्लॉक में 2-2 गांव ऐसे चयन किए जो आबादी में सबसे कम है। उन गांवों को ODF बनाने का प्रयास चल रहा है। लाभार्थियों का वहां पर हम लोगों ने अच्छी तरह प्रशिक्षण दिया है और उनको बोनस के रूप में लोहिया आवास भी दिए जा रहे हैं। ऐसे पात्र अगर वहाँ पर हैं तो उनको लोहिया आवास दिया जा रहा है ताकि सभी लाभार्थी अपने शौचालय को स्वयं बनाएं और उसका प्रयोग करें। जो आज हम लोगों का स्वच्छ भारत मिशन में उद्देश्य हो गया है कि ओपन में कोई शौच करने न जाए, तो हर तरह से गांव को इस तरह से हम लोग उनको मोटिवेट करके इस कार्य को चला रहे हैं। एक बार फिर से चलेंगे हम एडिशनल एसपी साहब के पास, आपसे जानने की कोशिश करेंगे जनपद में पुलिसिंग सिस्टम तभी स्ट्रांग हो पाती है जब आम जनता जो होती है वो पुलिस की दोस्त होती है। सामने जनता बैठी हुई है, आप पुलिस के अधिकारी के रूप में यहाँ में मौजूद है। जब तक दोनों का संबंध काफ़ी प्रगाढ़ न हो, पुलिस को लाभ नहीं मिलता, जनता को भी लाभ नहीं मिलता। यानी पुलिस और आम पब्लिक दोस्त होना चाहिए। कई जनपदों की पुलिस इस पे काम भी कर रही है। आपके जनपद में खासकर अपनी जो जनता है उनको दोस्त बना के पुलिसिंग को स्ट्रांग करने के लिए क्या कार्य योजना है और तमाम अन्य क्या योजनाएं हैं जिससे कानून व्यवस्था का राज पूरी तरह से कायम हो सके? पुलिस जो है जनता से सीधे संपर्क में रहे और जनता से संवाद स्थापित हो, इसके लिए शासन के निर्देश से, हमारे उच्चाधिकारीगण के निर्देश से संभ्रांत नागरिकों के साथ थाना स्तर पर, गांव-गांव में और जनपद स्तर पर जो है उनके साथ बैठ करके उनकी गोष्ठियां की जा रही हैं और उनसे जो समस्याएं और उनसे जो सूचनाएं और सुझाव मिल रहे हैं उस पर उसको संज्ञान में ले करके जनता के सहयोग से जो यथोचित कार्यवाही है उसका जो भी संभव निराकरण है वो कराया जा रहा है। इससे जो है जहां एक तरफ जनता के बीच से सही जानकारी, सही सूचना पुलिस को मिलेगी, वहीं पुलिस आप सबके सहयोग से सही कार्यवाही करने में सक्षम होगी। और इसी के साथ कार्यक्रम सरकार आपके द्वार को आज यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले तमाम जनता जनार्दन के साथ साथ तमाम विभागीय अधिकारी आए हैं, साथ साथ मंच पे मौजूद जिलाधिकारी महोदय, CDO साहब और एडिशनल SP साहब का भी हम धन्यवाद करते हैं और आपसे सिर्फ यही कहेंगे, देखते रहिए सरकार आपके द्वार। नमस्कार।